हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का मेरा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, कवर करेंगे, जो आपके 2025 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 12 इकोनॉमिक्स में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, सही से आंसर देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग ना हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देखेंगे। कोई कोई बच्चा कमेंट करता है कि सर इंग्लिश में नहीं हो पाता है, सिर्फ आप हिंदी बताते हैं, तो चलिए आज इंग्लिश में भी होगा। पहला क्वेश्चन है, विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला? इकोनॉमी का कौन सा प्रॉब्लम का रिलेशन चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन से है? तो सही उत्तर होगा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब होता है कि प्रोडक्शन किस टेक्नोलॉजी से करें, कैसे करें, मतलब किस तरीका से, किस टेक्नोलॉजी से करें, तो आंसर होगा हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए हिंदी में है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो उत्पादन की तकनीक के चयन से है, इसका मतलब उत्पादन कैसे करें, किस तरीका से करें, किस तकनीक से करें। ठीक है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है, मतलब उत्पादन कैसे करें, किस तरीका से करें। सही उत्तर 2 होगा, सही उत्तर ऑप्शन 2। आगे देखिए सवाल नंबर 2, द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज। क्या बोला? ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने का जो कमोडिटी में कैपेसिटी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूटिलिटी। सही उत्तर 2 होगा, यूटिलिटी। देखिए हिंदी में किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, यानी किसी वस्तु में मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं, यानी आंसर होगा यूटिलिटी, उपयोगिता। सही उत्तर 2 होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 3 है, हु प्रोपोज्ड द ऑर्डिनल ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को किसने दिया था? ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को किसने दिया था, किसने प्रोपोज्ड किया था? तो सही उत्तर होगा हिग्स एंड एलन। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा, हिग्स एलन। एग्जाम में बोलेगा यदि ऑर्डिनल व्यू पॉइंट, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, तो होगा हिग्स एलन। अब बोल देगा कार्डिनल, यदि बोलता है क्वेश्चन में कार्डिनल, तो आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी मार्शल। बोलेगा कार्डिनल तो मार्शल, बोला है ऑर्डिनल तो हिग्स एलन। ठीक है, आगे देखिए हिंदी में उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किया था हिग्स एलन ने। बोलेगा गणनावाचक तो मार्शल हो जाएगा। बोलेगा गणनावाचक उपयोगिता को गिनती की संख्या में संख्या के रूप में माप सकते हैं तो मार्शल। अब बोलेगा उपयोगिता का क्रमवाचक विश्लेषण, क्रमवाचक सिद्धांत, तो हिग्स एलन। ठीक है, सही उत्तर 2 होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 4 पढ़िए, फॉलोइंग फिगर शो। ये जो फिगर है क्या शो करता है? तो देखिए फिगर में जो डिमांड कर्व डी है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जब डिमांड कर्व डी एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी ईडी इक्वल टू इंफिनिटी। और जब डी डिमांड कर्व रहेगा वाई एक्सिस के पैरेलल, तब हो जाएगा ये वाला परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यदि रहता है वाई एक्सिस के पैरेलल तो ऑप्शन 4 होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ईडी इक्वल टू 0। और रहेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो क्वेश्चन में है डी मांग वक्र एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन 3। आगे देखिए हिंदी में, निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित करता है? ये जो चित्र है क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए इस चित्र में जो डी मांग वक्र है वह एक्स अक्ष के समांतर है। यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर रहा तो आंसर होगा पूर्णतः लोचदार मांग, यानी ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। और यदि डी मांग वक्र वाई एक्सिस के समांतर रहा, वाई अक्ष के समांतर रहा, तो आंसर होगा 4 नंबर, पूर्णतः बेरोजगार मांग। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन 3, पूर्णतः लोचदार मांग। चलिए आगे बढ़िए, द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। बोलता है कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होने पर वह कौन सा कमोडिटी का डिमांड डिक्रीज कर देता है? तो घटिया वस्तु यानी इंफीरियर गुड्स होगा। जब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज कर जाएगा तो वह कौन सा कमोडिटी का डिमांड डिक्रीज कर देता है? तो इंफीरियर गुड्स यानी घटिया वस्तु, क्योंकि जब इनकम इंक्रीज कर जाएगा तब वह नॉर्मल गुड्स कर देगा। ठीक है, तब वह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कर देगा,
इन्फीरियर गुड्स कम खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, ठीक है, वो कम कर देगा। आगे बढ़िए हिंदी में, उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है। जब उपभोक्ता का आय बढ़ जाएगा तो वह सामान्य वस्तु, श्रेष्ठ वस्तु, उच्च कोटि का वस्तु खरीदेगा, घटिया वस्तु कम खरीदेगा, घटिया वस्तु का मांग घट जाएगा। सही उत्तर 2 होगा, 2। आगे देखिए सवाल नंबर 6, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का रिलेशन किससे है? तो रिटर्न टू स्केल से है, ठीक है। जब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होगा तो आंसर होगा रिटर्न्स टू स्केल, मतलब पैमाने का प्रतिफल हो जाएगा, पूरा पैमाना में चेंज होगा, क्योंकि लॉन्ग रन है, टाइम ज़्यादा है, इसलिए होगा रिटर्न्स टू स्केल। बोलेगा शॉर्ट रन तो आंसर हो जाएगा ये वाला 2 नंबर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट रन में सब चेंज नहीं होता है, कुछ चेंज होता है और कुछ फिक्स रह जाता है, कुछ फैक्टर वेरिएबल हो जाता है और कुछ फैक्टर फिक्स हो जाता है, तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी सबका रेशियो एक बराबर नहीं आएगा, वेरिएबल में आएगा। लेकिन जब लॉन्ग रन होगा तो पूरा पैमाना चेंज होगा, रिटर्न्स टू स्केल होगा। सही उत्तर 1 होगा। आगे देखिए हिंदी में, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। दीर्घकाल में समय अधिक होता है तो उत्पादन फलन के सभी साधनों को हम परिवर्तित कर पाते हैं, तो पूरा पैमाना में हो जाता है परिवर्तन, उसको बोलेंगे पैमाना का प्रतिफल। सही उत्तर 1 होगा, 1। यही बोलता अल्पकाल में, बोलता अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है, तो आंसर होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम से, क्योंकि अल्पकाल में सब साधन चेंज नहीं होता है, कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होता है, तो सभी का अनुपात एक बराबर नहीं आता है, परिवर्तनशील आता है, उसको बोलेंगे परिवर्तनशील अनुपात का नियम। जब बोलेगा अल्पकाल तो यहाँ बोला दीर्घकाल, तो आंसर का पैमाना का प्रतिफल, पूरा पैमाना में चेंज होगा, सब में चेंज। चलिए आगे पढ़िए। आगे देखिए सवाल नंबर 7, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। बोलता है कि प्रोडक्शन फंक्शन किसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई गुड्स का जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है उसके डिफरेंट फैक्टर पे, लैंड पे, लेबर पे, मशीन पे, कच्चा माल पे, ठीक है, कैपिटल पे, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, इंटरप्रीनियर, कैपिटल, मशीन, रॉ मटेरियल, ये सब पे डिपेंड करता है। तो एक तरफ है कोई एक्स गुड्स का प्रोडक्शन क्वांटिटी और वो डिपेंड करता है ABCDE यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स पे, तो डिपेंड करेगा तो फंक्शन हो जाएगा। सही उत्तर होगा 3 नंबर, ठीक है, सही उत्तर 3 होगा। आगे देखिए हिंदी में, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन है क्या? कोई वस्तु का उत्पादन की मात्रा जो होगा यानी एक्स गुड्स का क्वांटिटी होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा विभिन्न उत्पादन के साधन पे, भूमि पे, लेबर पे, कच्चा माल पे, मशीन पे, पूंजी पे, उद्यमी पे डिपेंड करेगा ही, तो उसको बोलेंगे ABCDE, मतलब विभिन्न प्रकार का उत्पत्ति के साधन। तो एक्स वस्तु का उत्पादन की मात्रा क्वांटिटी डिपेंड करेगा ABCDE भिन्न प्रकार का उत्पत्ति के साधन पर डिपेंड करेगा, तो फंक्शन बन जाएगा। सही उत्तर 3 होगा, 3। आगे देखिए सवाल नंबर 8, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल इज RS 60, व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ दैट आर्टिकल। देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट है 60 रुपया और बोल रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना होगा 10 यूनिट से, तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज कर क्या होता है, टोटल को क्वांटिटी से भाग दो, तो टोटल फिक्स कॉस्ट बटा क्वांटिटी कर देंगे, तो 60/10 हो जाएगा 6 रुपया, आंसर होगा 3 नंबर। आगे देखिए हिंदी में, किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपया है, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने की औसत स्थिर लागत क्या होगी। तो हम लोग बचपन से औसत पढ़ रहे हैं, औसत में क्या होता है, टोटल को क्वांटिटी से भाग देते हैं, नंबर से भाग देते हैं, तो कुल स्थिर लागत 60 रुपया है और 10 इकाई उत्पादन कर रहा है, औसत स्थिर लागत क्या होगा, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट बटा क्वांटिटी, 60/10 यानी 6 रुपया होगा। सही उत्तर 3 होगा, 3। आगे देखिए 9 नंबर, व्हाट डज द डिस्टेंस बिटवीन 2 आइसोक्वेंट कर्व्स रिप्रेजेंट। बोलता है कि 2 आइसोक्वेंट कर्व्स क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों का बीच का डिस्टेंस, ठीक है, 2 आइसोक्वेंट कर्व के बीच का डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आइसोक्वेंट कर्व होता क्या है, बोलता है कि 2 ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे सब प्रोडक्शन हो, ठीक है, मैंने 2 फैक्टर का, जैसे मान लीजिए लेबर है और कैपिटल है, लेबर और कैपिटल 2 फैक्टर का 2 ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे सेम प्रोडक्शन हो, जब ग्राफ में दिखाएंगे ना तो बनेगा 2 आइसोक्वेंट कर्व जो समान यानी इक्वल प्रोडक्शन देगा। तो क्या बताएगा वो, डिफरेंस इन प्रोडक्शन लेवल बताएगा। 2 को जो आइसोक्वेंट कर्व होगा उनके जो बीच का डिस्टेंस होगा ना वो बताएगा डिफरेंस इन प्रोडक्शन लेवल। सही उत्तर 1 होगा, 1, क्योंकि आइसोक्वेंट कर्व होता क्या है, लेबर और कैपिटल 2 फैक्टर है, उसका 2 ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे
मतलब प्रोडक्शन सेम हो, उसको बोलेंगे आइसोक्रोनस कर्व। ठीक है, सही उत्तर 1 नंबर होगा, डिफरेंस इन प्रोडक्शन लेवल। पढ़िए हिंदी में, देखिए हिंदी में देखिए, दो समुद्रोत्पाद वक्रों के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है। समुद्रोत्पाद वक्र क्या होता है, समान उत्पादन देने वाला वक्र। तो दो समान उत्पादन देने वाला वक्र यानी समुद्र उत्पाद वक्र के बीच की दूरी क्या व्यक्त करेगा, उत्पादन स्तर में परिवर्तन। जब बात उत्पादन का कर रहा है तो आंसर तो उपयोगिता लाभ लागत तो होगा नहीं, आंसर होगा उत्पादन स्तर में परिवर्तन। सही उत्तर 1 होगा, 1। यानी मेरे पास लेबर और कैपिटल है, यानी श्रमिक है और पूंजी है, दो वस्तु है, उसका दो ऐसा जोड़ा, ऐसा संयोग जिससे समान उत्पादन हो, उसको बोलेंगे समुद्र उत्पाद वक्र। तो उनके बीच का दूरी व्यक्त करेगा उत्पादन स्तर में परिवर्तन, कि यहाँ पर उत्पादन किया था वहाँ पर किया, दोनों में कितना डिफरेंस है, उत्पादन स्तर में परिवर्तन व्यक्त करेगा। सही उत्तर 1 होगा, 1। आगे देखिए सवाल नंबर 10 पढ़िए। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट है। तो हम लोग पढ़े हैं टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो बोलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, हम लोग जो पढ़े हैं ना, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देखिए वो कहीं दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या कीजिए, उसको चेंज कीजिए, उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। सही उत्तर 1 नंबर होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सूत्र है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सही है। तो हम लोग पढ़े कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत जोड़ कुल परिवर्तनशील लागत, इन टोटल कॉस्ट टीसी बराबर टीएफसी जोड़ टीबीसी, जो कहीं नहीं है, आपको चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो टीबीसी हो जाएगा टीसी माइनस टीएफसी। सही उत्तर 1 नंबर होगा, 1 नंबर। ठीक है, सही उत्तर 1 नंबर होगा। आगे चलिए, आगे पढ़िए। विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन आउटपुट, बोलता है कि आउटपुट में चेंज करने से कौन सा कॉस्ट में चेंज नहीं होता है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट में, उसका नाम ही है टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं होगा, आंसर होगा टोटल फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सब में चेंज होता है। देखिएगा सबका फिगर चेंज है, कोई यू आकार का है तो कोई हाइपरबोलिक है, चेंज हो रहा है। लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, आउटपुट में चेंज करते हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी आप प्रोडक्शन लेवल आउटपुट कम कीजिए, अधिक कीजिए, नहीं कीजिए, आपको रूम रेंट लगेगा। ठीक है, मशीन का कॉस्ट उतने लगेगा, फिक्स है। ठीक है, आगे पढ़िए। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। जब उत्पादन की मात्रा में चेंज करते हैं ना, तो कुल स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि कुल स्थिर लागत क्या होता है, कुल स्थिर लागत होता है, जैसे हो गया मेरा कोचिंग का रेंट, तो हम कोचिंग में 1 बैच पढ़ाए चाहे 10 बैच पढ़ाए, चाहे हम नहीं पढ़ाए, रूम रेंट उतने लगेगा। ठीक है, फैक्ट्री में हो गया मशीन का लागत, आप उत्पादन कम कीजिए, अधिक कीजिए, नहीं कीजिए, मशीन का भाड़ा, उसका लागत उतने लगेगा, फिक्स है वो। तो कुल स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होगा। आप उत्पादन में परिवर्तन कीजिए, कम कीजिए, अधिक कीजिए, शून्य होगा, लेकिन कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही उत्तर 2 होगा, 2, टोटल फिक्स कॉस्ट। आगे पढ़िए। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व होता है यू शेप का होता है। कैसा होता है, यू शेप का होता है, यू शेप का, याद रखिएगा, यू शेप का होता है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट बोले या तो फिर मार्जिनल कॉस्ट बोले या तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोले, यू शेप का होगा। ठीक है, एवरेज कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट या बोलेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यू शेप का होगा। सही उत्तर 1 होगा, यू शेप। आगे देखिए, औसत लागत वक्र का आकार होता है। औसत लागत बोले चाहे सीमांत लागत बोले चाहे औसत परिवर्तनशील लागत बोले, यू आकार का होगा, यू अक्षर जैसा होगा। सही उत्तर 1 होगा। आगे पढ़िए। इन विच मार्केट ए आर इक्वल टू एम आर, ए आर इक्वल टू एम आर किस मार्केट में होता है, तो होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। ठीक है, आंसर होगा 1 नंबर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यदि क्वेश्चन बोलता है किस मार्केट में ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है, तो आंसर होता है मोनोपोली में और मोनोपोली कॉम्पिटिशन में। याद रखिएगा, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन दोनों में ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है। लेकिन यहाँ बोला है ए आर इक्वल टू एम आर, तो आंसर होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन, आंसर होगा 1 नंबर। पढ़िए, किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर एम आर दोनों स्थिर रहता है, ए आर एम आर दोनों बराबर होता है। सही उत्तर 1 नंबर होगा। यदि बोलता है एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता, तो आंसर होता है ए आर ग्रेटर देन एम आर। ठीक है, यदि बोलेगा ए आर एम आर से ज़्यादा, यानी ए आर ग्रेटर देन एम आर, तो आंसर होगा एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में, यानी 2 और 3 दोनों होगा। लेकिन यह बोला है ए आर इक्वल टू एम आर, दोनों स्थिर है, दोनों बराबर है, तो आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता। आगे पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स डिफरेंशिएट गुड्स आर प्रोड्यूस, बोलता है किस मार्केट में डिफरेंशिएट गुड्स का प्रोडक्शन होता है, तो आंसर होगा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। याद रखिएगा, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट में डिफरेंशिएट गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जो
क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होता है, जिसको हम लोग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन बोलता है यहाँ पर होमोजेनियस गुड्स। यदि बोलेगा होमोजेनियस गुड्स तो आंसर होगा परफेक्ट कंपटीशन। बोला है डिफरेंशिएट गुड्स तो होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आंसर 2 नंबर होगा। आगे पढ़िए, निम्न में किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो आंसर होगा एकाधिकारी प्रतियोगिता। बोलेगा विभेदीकृत वस्तु, निकट स्थानापन्न वस्तु, बोलता है कौन सा मार्केट में विभेदीकृत में डिफरेंट वस्तु का प्रोडक्शन होता है, अलग अलग किस्म का, अलग अलग कंपनी का, ठीक है। काम एक करेगा लेकिन कंपनी अलग है, किस्म अलग है। तो निकट स्थानापन्न वस्तु बोले, विभेदीकृत डिफरेंशिएट वस्तु बोले तो आंसर होगा एकाधिकारी प्रतियोगिता। लेकिन बोल देगा समरूप वस्तु, एक समान वस्तु, ठीक है, एक तरह का एक समान समरूप वस्तु, तो आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता जब समरूप बोलेगा, समान वस्तु बोलेगा तब। यहाँ बोला विभेदीकृत वस्तु तो आंसर होगा एकाधिकारी प्रतियोगिता। आंसर होगा 2 नंबर। आगे पढ़िए, द बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम इज। देखिए, कोई फर्म्स का बेसिक कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम के लिए MC बराबर MR, याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। कोई फर्म्स का इक्विलिब्रियम के लिए बेसिक कंडीशन है MC इक्वल टू MR। आगे पढ़िए, फर्म के संतुलन की मूल शर्त है, कोई फर्म का संतुलन का मूल शर्त होता है, अनिवार्य शर्त होता है MC इक्वल टू MR। सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सही उत्तर 4 नंबर होगा। आगे पढ़िए, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, हु सेड दिस। बोलता है कि सप्लाई खुद डिमांड को क्रिएट कर लेता है, किसने कहा था? JB से ने, ठीक है, JB से ने कहा था। सही उत्तर 1 नंबर होगा। पढ़िए, पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी पूर्ति अपने लिए खुद मांग को तय कर लेता है, स्वयं तय कर लेता है, यह कहा था JB से ने। सही उत्तर 1 होगा, 1। आगे पढ़िए, आगे देखिए 17, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लुमसुम टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। देखिए, जब गुड्स पर लुमसुम टैक्स लग जाएगा तो गुड्स का सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, यानी डायमिनाइज कर जाएगा, मतलब घट जाएगा। क्यों? जब सरकार गुड्स पर टैक्स लगाएगा तो प्रोड्यूसर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उसका प्रॉफिट घटेगा, तो फिर वो प्रोडक्शन कम करेगा, जिससे गुड्स का सप्लाई कम होगा, हो जाएगा डायमिनाइज, यानी हो जाएगा डिक्रीज, घट जाएगा। पढ़िए आगे, एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक मुश्त कर क्या होता है? जब किसी वस्तु पर एक साथ बहुत सारा टैक्स लग जाए तो उसको लुमसुम टैक्स कहेंगे। जैसे गुड्स पर लगा प्रोडक्ट टैक्स, सेल टैक्स यानी उत्पाद कर, बिक्री कर, वस्तु कर, सीमा शुल्क, बहुत तरह का टैक्स लग गया, मतलब एक से अधिक प्रकार का टैक्स लग गया। तो जब टैक्स लगेगा अधिक तो उत्पादक का खर्च बढ़ जाएगा, उत्पादन खर्चा, उत्पादन लागत बढ़ेगा तो लाभ कम होगा। तो इस केस में क्या करेगा? वो वस्तु का उत्पादन कम करेगा, क्योंकि लाभ कम हो रहा है, खर्चा अधिक है अभी, तो उत्पादन अभी कम करेगा, जिससे गुड्स का सप्लाई यानी पूर्ति कम हो जाएगा, कम बेच पाएगा। जब बनेगा कम, बनाएगा कम, तो पूर्ति यानी सप्लाई कम होगा। सही उत्तर 2 होगा। आगे पढ़िए, मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज। मार्केट प्राइस को डिफाइन करते हैं शॉर्ट रन मार्केट में, ठीक है, कहाँ पर? शॉर्ट रन मार्केट में। मार्केट प्राइस मतलब जो भी मार्केट में चल रहा है, जो पहले था वो नहीं, जो मार्केट में प्राइस चलते रहता है, जो प्राइस मार्केट में फिक्स रहता है उसको बोलेंगे नॉर्मल प्राइस। हर जगह फिक्स है। पतंजलि का साबुन खरीदेगा मुंबई में चाहे दुमका में 10 रुपया ही लेगा, पतंजलि कोलगेट खरीदिए पटना में चाहे पाकुड़ में 10 रुपया ही लेगा, तो उठोगे नॉर्मल प्राइस। यदि किसी गुड्स का प्राइस मतलब लॉन्ग पीरियड तक फिक्स है, नॉर्मल है, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल प्राइस। लेकिन मार्केट प्राइस क्या होता है? जो डेली चेंज होता है, डेली, सब्जी का, मछली का, ठीक है, कोई भी फल का, ठीक है, यानी कोई भी खुला सामान है, आलू, प्याज, सब्जी, फल, मछली, ये सब का दाम डेली चेंज होता है, डेली कम बेसी होता है, उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस क्या है? लॉन्ग रन के लिए नहीं है, शॉर्ट रन के लिए है, वो बहुत कम समय के लिए, तुरंत फिर चेंज हो जाएगा। मार्केट प्राइस जो है बहुत शॉर्ट रन के लिए है, वो फिर तुरंत चेंज हो जाएगा, जब मन तब डिमांड सप्लाई अप डाउन करेगा, फिर चेंज हो जाएगा। कोई वस्तु का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, फिर दाम बढ़ जाएगा, डिमांड कम है, सप्लाई अधिक करना है, फिर दाम घट जाएगा, इस तरह से। यानी मार्केट प्राइस क्या है? शॉर्ट रन है, बहुत कम समय के लिए। बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है अल्पकालीन बाजार से, ठीक है। बाजार मूल्य क्या होता है? जो बाजार में भी चल रहा है, यानी प्रचलित मूल्य, वर्तमान मूल्य, वास्तविक मूल्य, ठीक है, ये तुरंत चेंज होते रहता है। तो आंसर होगा अल्पकालीन बाजार, मतलब ये अल्पकाल के लिए, दीर्घकालीन नहीं है। ये जो बाजार मूल्य है, प्रचलित मूल्य, वास्तविक मूल्य, ये अल्पकाल के लिए है, ये फिर तुरंत कम बेसी होगा खरीद बिक्री के कारण। यदि खरीदारी बढ़ जाएगा वस्तु का, फिर दाम बढ़ जाएगा। खरीदारी कम है, बिक्री अधिक करना है दुकानदार को, फिर दाम कम करना पड़ेगा, इस तरह से। लेकिन बोलेगा सामान्य मूल्य, क्या बोलेगा? सामान्य मूल्य। सामान्य मूल्य मतलब नॉर्मल प्राइस। तो यदि कोई गुड्स का प्राइस हर जगह नॉर्मल रहता है, हर टाइम नॉर्मल रहता है, लॉन्ग पीरियड के लिए है, मतलब लॉन्ग पीरियड से ही चलते आ रहा है, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग रन मार्केट, ठीक है।
यदि बोलेगा नॉर्मल प्राइस तो यहाँ पर होगा आंसर 1। आगे पढ़िए, इफ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस टेंड्स टू। बोलिए, कोई गुड्स का डिमांड यदि एक्सेस होगा तो प्राइस क्या होगा, बढ़ने लगेगा, प्राइस हो जाएगा इंक्रीज। कोई गुड्स का डिमांड यदि एक्सेस होने लगेगा तो प्राइस हो जाएगा इंक्रीज। सही उत्तर 2 होगा। पढ़िए आगे, आधी की मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है। जब कोई वस्तु का मांग अधिक होने लगेगा तो दाम बढ़ने लगेगा, दाम में वृद्धि हो जाएगा। सही उत्तर 2 होगा। आगे पढ़िए, प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर। बोलता है कोई गुड्स का प्राइस कहाँ पर डिटरमाइंड होता है, तो जहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल होता है। डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी आर इक्वल, जहाँ डिमांड सप्लाई कमोडिटी का इक्वल होगा। सही उत्तर 3 होगा। पढ़िए, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो। कोई वस्तु का कितना खरीदारी, कितना बिक्री, कितना मांग, कितना पूर्ति, उसके हिसाब से कीमत तय होता है। ठीक है, तो जहाँ वस्तु का मांग पूर्ति बराबर होगा वही कीमत तय होगा। सही उत्तर 3 होगा। आगे पढ़िए, अब आइए, अब क्वेश्चन मिलेगा आपको सेकंड बुक से। अभी तक हम लोग फर्स्ट बुक में थे। ठीक है, आपको अब क्वेश्चन मिलेगा सेकंड बुक का। पढ़िए 21, हु इज द राइटर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। बोलता है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का राइटर कौन है, तो जे एम किन्स है, जो 1936 में 1936 में पुस्तक लिखा था जे एम किन्स ने। सही उत्तर 3 होगा। पढ़िए आगे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जे एम किन्स। 1936 में ये पुस्तक लिखा गया था जे एम किन्स द्वारा। सही उत्तर 3 होगा। आगे देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी। बोलिए, जीएनपी और एनएनपी में क्या रिलेशन है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी ग्रॉस से निकालते हैं नेट तो डिप्रेसिएशन माइनस करते हैं। ठीक है, डिप्रेसिएशन माइनस करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग ग्रॉस से निकालेंगे नेट तो माइनस करेंगे डिप्रेसिएशन। तो सही उत्तर 3 नंबर होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी निकालना है तो हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में डिप्रेसिएशन माइनस करना होगा, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, जब भी नेट निकालिएगा तो ग्रॉस में डिप्रेसिएशन माइनस कीजिए। सही उत्तर 3 होगा। ठीक है, आगे देखिए, जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध है। देखिए, जी माने ग्रॉस यानी सकल, और एन माने पहला जो एन है ना वो नेट है, शुद्ध। तो सकल से शुद्ध निकालिएगा ना, आपको घिसावट में यानी मूल्य ह्रास माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो हो जाएगा एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट में यानी मूल्य ह्रास। ठीक है, जब भी आप एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालिएगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घिसावट व्यय को मूल्य ह्रास को माइनस करना पड़ेगा। सही उत्तर 3 होगा। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए 23, एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल इज। देखिए, स्टॉक कौन है, इसमें से स्टॉक का एग्जाम्पल कौन है। देखिए, स्टॉक में क्या होता है, जो चीज़ स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, वेरिएबल नहीं, वेरी नहीं करेगा, फिक्स रहेगा। स्टॉक मैंने क्या कि फिक्स है, जमा है, एक जगह जमा है। जैसे टंकी का पानी, 500 रुपया का नोट, मेरे पास एक कार है, जमीन है, ये क्या है, ये स्टॉक है। दो स्थानों का बीच का डिस्टेंस, ठीक है, दो प्लेस का बीच का डिस्टेंस, ये फिक्स है। तो स्टॉक मैंने जो फिक्स है। बोलिए, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब होता है कि महंगाई, तो महंगाई कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, कभी वस्तु का दाम कम होता है ज़्यादा होता है। तो इन्फ्लेशन तो हो गया। फ्लो, फ्लो मैंने जो चेंज होते रहेगा, जो घटते बढ़ते रहेगा, जैसे नदी का पानी। ठीक है, जैसे नदी का पानी हो गया, लोगों का इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये कम बेसी होते रहता है। ठीक है, आगे है इनकम। देखिए, इनकम कम बेसी होते रहता है, ये आपका फ्लो हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर खर्च कम बेसी होता रहता है, फ्लो हो गया। कैपिटल क्या है, यानी पूंजी क्या है, आपके पास जो पूंजी है ना, यानी जो आपके पास पैसा है वो अपने आप कम बेसी नहीं होगा। आपके पास जो घर में गाड़ी है या मशीन है वो अपने आप कम बेसी नहीं होगा, वो फिक्स है। पूंजी मैंने मशीन या गाड़ी या जो पैसा आपके पास है वो वाला अपने आप कम बेसी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, स्टॉक है यानी फिक्स है। पढ़िए आगे, स्टॉक चार का एक उदाहरण है। स्टॉक मैंने जो स्थिर है, जिसको एक निश्चित समय बिंदु में एक विशेष समय में मापते हैं, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता है, इसका समय अंतराल नहीं होता है, टाइम पीरियड नहीं होगा। तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई, महंगाई कम बेसी होता है। आय, लोगों का इनकम कम बेसी होता है। व्यय कम बेसी होता है। तो मुद्रास्फीति आय व्यय हो गया, प्रवाह यानी फ्लो हो गया। ठीक है, पूंजी बोलेगा धन संपत्ति, पूंजी दो स्थान के बीच का दूरी, टंकी का पानी, गोदाम में रखा गेहूँ, सब स्टॉक होगा। बोलेगा फ्लो क्या होगा, तो लोगों का इनकम, लोगों का बचत, निवेश, व्यय, मुद्रास्फीति, लाभ। ठीक है, चलती गाड़ी का गति, नदी का पानी, गेहूं का खरीद बिक्री, ये सब होगा। क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक बोला हो जाएगा पूंजी यानी कैपिटल। सही उत्तर 2। आगे पढ़िए 24, द इंक्लूड द नीड टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज
मोर देन वन टाइम वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड। बोलता है कि नेशनल इनकम के कैलकुलेटिंग में जब कोई गुड्स या सर्विसेज का वैल्यू एक से अधिक बार शामिल कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डबल काउंटिंग। डबल माने दोबारा काउंटिंग हो रहा है, बार बार काउंटिंग हो रहा है। जब कोई भी एक गुड्स या सर्विसेज का वैल्यू नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में यानी कैलकुलेटिंग में एक से अधिक बार मोर देन वन बार टाइम बार कैलकुलेट कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा, उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा तो उसको बोलेंगे डबल काउंटिंग। क्या बोलेंगे? डबल काउंटिंग बोलेंगे। सही उत्तर 3 होगा। पढ़िए आगे। राष्ट्रीय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? दोहरी करना कहलाता है। कोई भी वस्तु या सेवा का मूल्य राष्ट्रीय के आकलन में जब एक से अधिक बार शामिल कर लिया जाएगा तो कहलाएगा दोहरी करना। देखिए हम क्या किए, गेहूं का दाम शामिल कर लिए, गेहूं का दाम शामिल कर लिए, आटा का दाम शामिल कर लिए और रोटी का दाम भी जोड़ लिए। बोलिए, दाम जोड़ लिए गेहूं का, दाम जोड़ लिए आटा का, दाम जोड़ लिए रोटी का, तो एक ही चीज़ का जो दाम 3 बार ऐड हो गया। एक ही चीज़ का जो दाम है, वैल्यू है, मूल्य है, वो 3 बार ऐड हो गया। एक बार गेहूं का हो गया, एक बार आटा का हो गया, एक बार रोटी का हो गया। यही है डबल काउंटिंग। देखिए आप क्या कीजिए ना, दाम जोड़िए रोटी का, क्योंकि रोटी का दाम जो है ना, रोटी का दाम में आटा का दाम है, उसमें गेहूं का दाम है। रोटी जो है फाइनल गुड्स, उसमें क्या बोलते हैं, आटा का और गेहूं का सबका दाम ऐड है। तो आप दाम जोड़िए रोटी का, गेहूं का और आटा का नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं गेहूं का भी, आटा का भी और रोटी का भी, इसलिए हो गया डबल काउंटिंग। ठीक है, उस तरह नहीं करना तो फिर गलती आ जाएगा। तो राष्ट्र में शामिल करते हैं हमेशा फाइनल गुड्स का प्राइस को या तो न्यू गुड्स का प्राइस को, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। जैसे गेहूं का और आटा का दाम शामिल नहीं करेंगे, दाम शामिल करेंगे रोटी का यानी फाइनल गुड्स का, कोई नया गुड्स का। ठीक है, चलिए आंसर होगा 3 नंबर। आगे पढ़िए। व्हीट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। बोलता है गेहूं जो है व्हीट, वह किसके निर्माण में इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में यूज करते हैं? ठीक है, गेहूं को हम लोग कौन सा गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में यूज करते हैं? तो ब्रेड बनाने में करते हैं, बिस्किट बनाने में करते हैं, चपाती यानी रोटी बनाने में करते हैं। ऑल होगा आंसर, आंसर ऑल होगा। हम लोग ब्रेड, बिस्किट, चपाती यानी रोटी सभी को मैन्युफैक्चरिंग करने में गेहूं यानी व्हीट को इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में यूज करते हैं। ऑल होगा। निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु मतलब गेहूं का प्रयोग करते हैं वस्तु के निर्माण में। गेहूं एक बीज का वस्तु की तरह कार्य करता है, मध्यवर्ती वस्तु मतलब कच्चा माल की तरह। ठीक है, तो ब्रेड, चपाती यानी रोटी और बिस्कुट सभी के निर्माण में गेहूं को कच्चा माल के रूप में, मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयोग करते हैं। इनमें सभी होगा, यानी सब चीज़ गेहूं से बनता है, ब्रेड, बिस्किट, रोटी सब, इनमें सभी होगा। आगे पढ़िए। द फंक्शन ऑफ मनी इज, मनी का फंक्शन कौन है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाँ। स्टोर ऑफ वैल्यू, हाँ। मेजर ऑफ वैल्यू, हाँ। ऑल होगा आंसर। मनी का फंक्शन सब है, उससे हम लोग एक्सचेंज करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं, वैल्यू को मेजर करते हैं। ऑल होगा। मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, हाँ। हम लोग लेन देन करते हैं मुद्रा के द्वारा, ये विनिमय का माध्यम हो गया, लेन देन का माध्यम। मुद्रा के बदले ही वर्तमान वस्तु सेवा का लेन देन किया जाता है। मूल्य का संचय, हाँ। कोई वस्तु खराब होने वाला उसको बेच दीजिए, उसके बदले मुद्रा को संचित कीजिए, तो मुद्रा मूल्य को संचित करता है। मूल्य का मापक, हाँ। प्रत्येक वस्तु या सेवा का मूल्य को मुद्रा के द्वारा वर्तमान में मापा जाता है। जैसे चीनी 50 रुपया किलो, नमक 30 रुपया किलो, ये मुद्रा माप रहा है। ऑल होगा आंसर, ऑल। इनमें सभी सही उत्तर 4। आगे पढ़िए। हु सेड मनी इज व्हाट मनी डज। बोलता किसने कहा मनी वह है जो मनी का कार्य करे? मनी उसको बोलेंगे जो मनी का कार्य करेगा। मनी इज व्हाट मनी डज, ये कहा था हार्टेल विदर्स ने। ठीक है, हार्टेल विदर्स ने, याद रखिएगा, हार्टेल विदर्स। सही उत्तर 3 होगा, हार्टेल विदर्स। पढ़िए। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? बोलता है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करेगा। इसका मतलब प्रत्येक वस्तु या सेवा हम उसको मुद्रा बोलेंगे जो, उस वस्तु को हम मुद्रा बोलेंगे जो मुद्रा का कार्य करेगा। मतलब जिसमें टिकाऊ होगा, जिसका मूल्य स्थिर रहेगा, जो विनिमय का माध्यम होगा, जो वैल्यू को स्टोर करेगा, मैंने मूल्य संचित करेगा, मूल्य का ट्रांसफर करेगा, मैंने मुद्रा का सब कार्य करेगा। जो वस्तु जो कर देगा उसको मुद्रा कहा जाएगा। किसने कहा? हार्टेल विदर्स ने, हार्टेल विदर्स। सही उत्तर 3 होगा, हार्टेल विदर्स। पढ़िए आगे। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, और इसका नेशनलाइजेशन किया गया था
नेशनलाइज हुआ था ये 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है। भारत का एक केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, जिसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। सही उत्तर 2 होगा। आगे पढ़िए। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज, क्या बोला? द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज, सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है? पढ़िए। द बैंकर एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? सेंट्रल बैंक है, ये तो मेन फंक्शन है। बैंक ऑफ बैंक्स, हाँ, जितना भी कमर्शियल बैंक देश में सभी का एक हेड बैंक, मतलब सबसे प्रधान बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक है, तो बैंक ऑफ बैंक्स है। इशू करेंसी नोट्स, हाँ, ये करेंसी नोट इशू करता है। ऑल होगा आंसर, ऑल। 4 नंबर होगा। केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र सरकार का बैंकर एजेंट है, हाँ है। केंद्र सरकार का बैंक या एजेंट कौन होता है? केंद्र बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है। बैंकों का बैंक है, हाँ, जितना भी देश में व्यापारिक बैंक है, जनता का बैंक, व्यापारिक बैंक, सबका एक प्रधान बैंक कौन होता है? सेंट्रल बैंक, केंद्र बैंक होता है। इन सभी व्यापारिक बैंक सेंट्रल बैंक के नियम कानून पर ही काम करता है। ठीक है, नोट जारी करना ये भी है, तो केंद्र सरकार का भी बैंक है, बैंकों का भी बैंक है और नोट जारी करता है, सभी काम है इसका, सभी मुख्य कार्य है, इनमें सभी होगा, ऑल होगा। 4 होगा, 4 नंबर। आगे पढ़िए। द ऑटोनोमस कंज्यूमशन इज द कंज्यूमशन फंक्शन सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई इज, बोलता है कंज्यूमशन फंक्शन सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई में ऑटोनोमस कंज्यूमशन क्या होगा? देखिए, ऑटोनोमस कंज्यूमशन जो होता है ना, वह आय पे डिपेंड नहीं करता है, वह इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए, कंज्यूमशन फंक्शन में जो सी बराबर ए प्लस बी वाई है, देखिए ए अकेला है, यानी ए का रिलेशन वाई के साथ नहीं है, इनकम के साथ नहीं है, और देखिए बी के साथ वाई है। तो ऑटोनोमस कंज्यूमशन मतलब होता है स्वतंत्र उपभोग, स्वयं उपभोग में स्वतंत्र, जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर ए होगा, क्योंकि ए जो है ना, ए वह इनकम के साथ रिलेशन नहीं है उसका, वह उसके साथ वाई नहीं है, वह इनकम पर डिपेंड नहीं करेगा। सही उत्तर ए होगा, यानी ऑप्शन 2 होगा, ए। उपभोग फलन सी बराबर ए प्लस बी वाई में स्वयं उपभोग है। स्वयं उपभोग मतलब स्वतंत्र उपभोग। तो बोलिए, स्वतंत्र उपभोग क्या होता है? आय पे डिपेंड, इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए, बी के साथ वाई है, तो बी के साथ वाई है मैंने, वो इनकम पे डिपेंड है, वो इनकम पे निर्भर है। और देखिए ए अकेला है, तो ए हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी ए हो जाएगा स्वतंत्र उपभोग, यानी ऑटोनोमस कंज्यूमशन। यही तो बोलता इंड्यूस कंज्यूमशन, यानी प्रेरित उपभोग, तो आंसर होता बी वाई। यदि बोलेगा प्रेरित उपभोग, तो प्रेरित उपभोग क्या होता है? वो इनकम पे डिपेंड करता है। तो देखिए बी, देखिए इनकम के साथ है, वाई के साथ है, तो बी वाई हो जाएगा आपका प्रेरित उपभोग, यानी क्या बोलता है? इंड्यूस कंज्यूमशन। यहाँ बोला ऑटोनोमस, यानी जो आय पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी ए होगा, आय पे निर्भर नहीं करेगा, ए होगा, ए, ऑप्शन 2। आगे पढ़िए। आगे है रिसीजन इज ए स्टेट व्हेन इन द इकोनॉमी, बोलता है इकोनॉमी में रिसीजन कब होता है? बोलिए, रिसीजन कब होगा? रिसीजन का अर्थ क्या होता है? जब इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, डिमांड सब घट जाएगा, सब फॉल कर जाएगा। रिसीजन में क्या होता है? मंदी। मंदी कब आएगा? जब इकोनॉमी में आय रोजगार घट जाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट, इनकम घट जाएगा, प्रोडक्शन घट जाएगा, वस्तु का प्राइस घट जाएगा, लोग वस्तु का डिमांड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इनकम, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। तो सही उत्तर होगा 4 नंबर, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल फॉल। ठीक है, ऑप्शन 1 नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करता है, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं करता है, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज नहीं, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल फॉल, पर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। ऑप्शन 4 होगा। मंदी वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में, बोलिए अर्थव्यवस्था में मंदी कब आता है? जब आय रोजगार गिरता है, आय रोजगार, उत्पादन स्तर, मांग घटता है। जब रोजगार घटेगा, उत्पादन घटेगा, मांग घटेगा। सही उत्तर 4 होगा, रोजगार उत्पादन स्तर गिरता है। आगे पढ़िए। इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस, इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस इन एन इकोनॉमी इज 0.2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। बोलता कि यदि एमपीएस का मान 0.2 है तो मल्टीप्लायर कितना होगा? तो सूत्र होता है ना, के बराबर 1/MPS, लगा दीजिए, आंसर 5 निकलेगा, 5, आंसर निकलेगा 5। ठीक है, एमपीएस का मान दिया 0.2 और मल्टीप्लायर निकालने बोला है, तो पढ़े हम लोग, के इक्वल टू होता है 1/MPS। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए बनाए हैं, देखिए है ना, के बराबर 1/MPS, तो के बराबर 1/MPS यानी 1/0.2 यानी 5 हो गया। बोलता है किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस 0.2 है तो निवेश गुणक का मान क्या होगा? तो गुणक होता है 1/MPS,
1/0.2 यानी 5। सही उत्तर 2 होगा। आगे पढ़िए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सूत्र क्या होता है? 1/MPS होता है, 1/1 - MPC होता है, दोनों होगा, बोथ होगा, दोनों सही है। निवेश गुणक का सूत्र होता है 1/MPS और 1/1 - MPC दोनों होता है, दोनों सूत्र सही है, बोथ होगा, बोथ। ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3। आगे पढ़िए। विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट? ठीक है, इन्वेस्टमेंट का डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन है? पढ़िए। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। हाँ, आपके पास जितना एक्स्ट्रा कैपिटल होगा अब उतना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर पाइएगा, तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे डिपेंड है। इंटरेस्ट रेट, हाँ, आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट जितना अधिक मिलने वाला उतना अधिक इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बात समझिए। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, तो आपके पास जितना एक्स्ट्रा कैपिटल होगा उतना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर पाइएगा, तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे डिपेंड है। इंटरेस्ट रेट, जिस तरह से इंटरेस्ट मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा उस तरह से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो बोथ होगा, बोथ, दोनों पे डिपेंड है इन्वेस्टमेंट, दोनों पे बोथ होगा। आगे देखिए। निवेश के निर्धारक घटक कौन है? निवेश का निर्धारक घटक कौन सा है? पूंजी की सीमांत क्षमता। हाँ, तुम्हारे पास जितना एक्स्ट्रा पूंजी होगा उतना अधिक निवेश कर पाएगा, और एक्स्ट्रा पूंजी नहीं है तो निवेश नहीं कर पाएगा, तो पूंजी पे निवेश डिपेंड है। ब्याज की दर, हाँ, जहाँ तुम इन्वेस्टमेंट कर रहा है तुम्हारा ब्याज क्या मिल रहा है, प्रॉफिट क्या मिल रहा है, उस तरह से आप निवेश कीजिएगा। आंसर बोथ होगा, बोथ, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन है? ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन है? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स को पकड़ने का तरीका है, जो भी टैक्स लगता है वस्तु सेवा पर, गुड्स और सर्विस पे, गुड्स और सर्विस पे जो भी टैक्स लगेगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। पढ़िए। सेल टैक्स, ये वस्तु पे है, हम लोग वस्तु खरीदते हैं मार्केट में, सेल टैक्स देते हैं, GST। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, ये भी तो उत्पाद शुल्क है, यानी उत्पादन कर जो फैक्ट्री दे रहा है सरकार को, कंपनी दे रहा है सरकार को, ये वस्तु पे टैक्स है ना, तो बोथ होगा। सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी यानी प्रोडक्ट टैक्स, बोथ होगा, बोथ। लेकिन इनकम टैक्स हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स थोड़े वस्तु पे लगता है। देखिए, इनकम टैक्स बोलेगा, संपत्ति कर बोलेगा, यानी स्टेट ड्यूटी बोलेगा, संपत्ति कर। ठीक है, आपको बोलेगा स्टेट टैक्स यानी संपत्ति कर, बोलेगा आय कर, इनकम टैक्स बोलेगा, निगम कर, उपहार कर, गिफ्ट टैक्स, सब होगा डायरेक्ट टैक्स। बोलेगा इनडायरेक्ट टैक्स तो GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी, ये सब होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बोथ। इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। पढ़िए। निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन है? देखिए, अप्रत्यक्ष मैंने इनडायरेक्ट, तो बिक्री कर और उत्पाद शुल्क जो है ना, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क वस्तु पे लगता है, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हम कोई वस्तु खरीदें, क्या गारंटी उसको यूज हम करेंगे? हम किसी को बेच दिए तो वो टैक्स देगा। हम यूज करने के लिए खरीदे थे बट यूज हम नहीं किए, हम किसी को बेच दिए, हम 5 रुपया लाभ पर बेच दिए, अब वो टैक्स देगा। तो जिस टैक्स को हम टाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, दूसरों पे थोप सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो वस्तु पे लगेगा, सिंपल बात है, जो वस्तु पे लगेगा, तो बिक्री कर, उत्पाद कर लगता है वस्तु पे। सही उत्तर 1 और 2 दोनों होगा। लेकिन जो इनकम टैक्स है, आय कर है, ये लगता है व्यक्ति का इनकम पे। संपत्ति कर जो है, ये व्यक्ति का संपत्ति पे, इनकम पे जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट कॉल्ड? क्या बोला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस को क्या कहते हैं? देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, और दोनों के बीच बोल रहा है डिफरेंस क्या होगा? तो रेवेन्यू डिफिसिट होगा। सिंपल दिमाग लगाइए, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है, देखिए एक्सपेंडिचर लिखा है पहले और रिसिप्ट लिखा है बाद में, तो समझिएगा एक्सपेंडिचर यानी खर्च ज़्यादा है और रिसिप्ट यानी आय कम प्राप्त हुआ, तो बोलिए क्या होगा? घाटा होगा, यानी डिफिसिट होगा। तो डिफिसिट कौन सा होगा? तो बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस, तो जाएगा रेवेन्यू डिफिसिट। आंसर 2 होगा। आगे पढ़िए। राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? देखिए, व्यय पहले है और प्राप्ति बाद में है। बोलिए, व्यय पहले यानी व्यय ज़्यादा है और प्राप्ति बाद में यानी प्राप्ति यानी आय कम है। तो यदि व्यय ज़्यादा हो जाएगा और प्राप्ति यानी आय कम हो जाएगा तो घाटा हो जाएगा। तो कौन सा घाटा होगा? तो राजस्व व्यय है और राजस्व प्राप्ति का अंतर है, तो राजस्व घाटा। सिंपल बात है, व्यय ज़्यादा इसलिए पहले हो और प्राप्ति कम इसलिए बाद में है। तो व्यय ज़्यादा यदि आय से हो जाएगा तो घाटा होगा। कौन सा घाटा होगा? तो यहाँ पढ़ रहे हैं राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति में अंतर, तो आंसर होगा राजस्व घाटा। सही उत्तर 2 नंबर होगा। आगे पढ़िए। आगे पढ़िए 37 फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय। जिस तरह मार्केट में किसी गुड्स का प्राइस तय होता है गुड्स का डिमांड सप्लाई के द्वारा, उसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होता है डिमांड ऑफ सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। याद रखिएगा,
फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होता है मार्केट में गुड्स के प्राइस की तरह, ठीक है। मार्केट में गुड्स का प्राइस तय होता है ना, गुड्स का डिमांड सप्लाई से, उसी तरह क्या बोलता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट तय होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड सप्लाई के द्वारा। सही उत्तर 3 होगा। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, देखिए जिस तरह से बाजार में कोई वस्तु का कीमत तय होता है वस्तु का मांग पूर्ति से, ठीक उसी प्रकार विदेशी विनिमय दर तय होता है विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा। सही उत्तर 3 होगा। आगे पढ़िए, आगे देखिए 38, बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब होता है व्यापार संतुलन, और व्यापार संतुलन में ना सिर्फ होता है गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। याद रखिएगा, जब भी बोलेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष, व्यापार संतुलन, तो इसमें दृश्य घटक मैंने विजिबल आइटम यानी गुड्स, दृश्य घटक मतलब होता है विजिबल आइटम यानी गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। सही उत्तर 1 नंबर होगा, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और कुछ का नहीं, कैपिटल का नहीं होगा, डेबिट क्रेडिट इस तरह बात नहीं करेंगे, ठीक है। यह बात करेंगे हम लोग गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में यानी व्यापार संतुलन में। वस्तुओं का आयात निर्यात होगा, वस्तुओं यानी दृश्य घटक वस्तु का आयात निर्यात से। सही उत्तर 1 होगा, 1। आगे पढ़िए, आगे देखिए 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज ए कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए करेंट अकाउंट में शामिल करते हैं डेली बेसिस पे जो लगातार लेन देन चलते रहता है, वो होता है गुड्स और सर्विसेज का लेन देन, ठीक है। याद रखिएगा, गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, वो लेन देन चलता है डेली। जो करंट में, देखिए जो लेन देन चलेगा डेली करंट में लगातार चलते रहेगा, उसको हम लोग शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे करंट अकाउंट में। तो आंसर होगा गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आंसर होगा 4 नंबर। बाकी जो दिया है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग फॉरेन में डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, तो कंपनी भी किया है ना, वो हो गया कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कंपनी में क्या, कोई मशीन है, कोई संस्था है, ठीक है, कोई प्लांट है, तो हो गया कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्योंकि वो कैपिटल गुड्स है। आगे देखिए फॉरेन एड, ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि विदेशी सहायता। यदि विदेशी सहायता हम कर रहे हैं या हमको मिल रहा है तो भी होगा क्या बोलते हैं कैपिटल रूप में होगा, उसको भी इंक्लूड करेंगे कैपिटल अकाउंट में। आगे देखिए फॉरेन डेप्ट यानी विदेशी ऋण, यदि ऋण लेंगे या देंगे, तो ऋण लेंगे तो हमको अपना संपत्ति देना पड़ेगा, ठीक है। विदेशी ऋण यदि लेंगे ना तो देश को कोई संपत्ति रखना पड़ेगा विदेश के पास गिरवी, तो हो गया कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। डेली जो है गुड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है ना, उसको हम लोग शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं करंट अकाउंट में। सही उत्तर होगा 4। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। बोलेगा चालू खाता का, तो जो डेली लेन देन चलते रहता है वस्तु सेवा का आयात निर्यात, उसको बोलते हैं चालू खाता में शामिल करते हैं, ठीक है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश में यदि निवेश किए कंपनी प्लांट में, उठ हो गया पूंजी खाता में। विदेशी सहायता लिए या दिए हैं तो भी होगा पूंजी खाता में, पूंजी ग्रुप में। विदेशी ऋण यदि लेंगे तो अपना पूंजी का सामान रखना पड़ेगा गिरवी, उठोगा पूंजी खाता में। लेकिन वस्तुओं सेवा का आयात निर्यात ये डेली चालू है, चलते रहता है, इसको हम लोग शामिल करेंगे चालू खाता में, ठीक है। सही उत्तर 4 होगा। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन 40, ठीक है, अंतिम पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इकोनॉमिक रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस होने का इकोनॉमिक रीजन कौन है, तो इकोनॉमिक रीजन हो जाएगा बिजनेस साइकिल। देखिए नाम ही बोला इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का क्या होता है, आय रोजगार व्यापार बिजनेस, हक की ना, तो हो जाएगा बिजनेस साइकिल, ठीक है। पॉलिटिकल तो होगा नहीं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप तो होगा नहीं, क्या होगा बिजनेस साइकिल। जब बोलेगा इकोनॉमिक रीजन यानी आय रोजगार व्यापार बिजनेस, ठीक है, होगा बिजनेस साइकिल बना ट्रेड साइकिल। सही उत्तर 2 होगा। देखिए पढ़िए हिंदी में, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है। क्या बोला, कौन आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण में क्या है, आय रोजगार व्यापार बिजनेस से संबंधित कारण है, यानी आंसर होगा व्यापार चक्र। सिंपल बात, बोलेगा आर्थिक कारण यानी आय रोजगार व्यापार बिजनेस से संबंधित है, व्यापार चक्र होगा, ठीक है। विकास व्यय होगा, इसमें बढ़ती कीमत होगा, इस तरह से आर्थिक तेजी मंदी होगा, यानी व्यापार चक्र होगा, ठीक है। सही उत्तर 2 होगा। आर्थिक कारण होगा व्यापार चक्र, यानी सही उत्तर 2। भुगतान संतुलन में असंतुलन मैंने इनबैलेंस होने का रीजन होगा, आर्थिक कारण होगा व्यापार चक्र, क्योंकि आर्थिक मैंने आर्थिक क्रिया, आय रोजगार व्यापार मतलब व्यापार चक्र। सही उत्तर 2। तो अभी हम लोग टोटल 40 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़े जो आपके जैक बोर्ड 2023 क्लास 12 इकोनॉमिक्स में पूछा गया था, ठीक है। आपको क्वेश्चन 40 नहीं पूछेगा, इस बार पूछेगा 30 ठो, इसमें था 40 बता दिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पढ़ाई भी 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। यहाँ से आपको जरूर कम से कम 5 से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कम से कम 5 से क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है, 2023 वाला से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएं,
बहुत सारा बच्चा का ये कमेंट था कि सर इंग्लिश में आप बताते नहीं हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, तो इसलिए दोनों बोल दिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। तैयारी करते रहिए।